अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरापाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, निम्न में से उनमें कौन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरापाषाण युग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से कौन शामिल नहीं है। चैप्टर 5 से प्रश्न पूछा गया है, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। बताइएगा, पाषाण काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन सा उसमें नहीं है, तो बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगर हम लोग पाषाण काल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पाषाण काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाषाण काल को हमने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। कौन सा होगा, तो एक आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, और तीसरा क्या है, नवपाषाण काल है। अब इसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कर देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। तो कौन कौन सा होगा, तो एक होगा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें महापाषाण काल ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, पूरा पाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताएंगे। पूरा पाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, चैप्टर 5 से प्रश्न पूछा गया, क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है। अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है। आरंभिक पूरा पाषाण के स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। आरंभिक पूरा पाषाण काल के औजार बिहार में चिरान से पाए गए हैं। हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन के समय में जमाव में मिले हैं। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो, आरंभिक अगर हम लोग बात करेंगे तो आरंभिक जो मानव था वो क्या हो जाएगा, वो हिम युग से गुजरता है, ठीक है, ठंड से गुजरता है, और जब ठंड से गुजरेगा तभी तो उसको आग की जरूरत होगी, तभी क्या होगा, वो आग की खोज करेगा। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आरंभिक पूरा पाषाण के जो स्थल है वो सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से मिले हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करते हैं हस्त कुठार की, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन के समय में जमाव मिले हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आरंभिक पूरा पाषाण काल के औजार बिहार में चिरांद से, तो याद रखिएगा बिहार में जो चिरांद है, ठीक है, चिरांद जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे चिरांद से, तो ये क्या है, तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो चिरांद में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बिहार में जो चिरांद है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको हड्डी के क्या हो जाएंगे, तो हड्डी के औजार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको हड्डी के औजार प्राप्त होंगे, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बिहार में जो चिरांद है ये आरंभिक पूरा पाषाण काल नहीं बल्कि नवपाषाण काल का स्थल। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पूरा पाषाण काल में के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। चैप्टर 5 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का होता था। फलक, बेधनी, छेदनी तथा खुरचनी पपड़ी से बने औजार हैं। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता है। तो 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, 5वें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य पूरा पाषाण युग के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इस युग में अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यतः जो है क्या होता था, जो औजार होते थे वो किसके बने होते थे, पत्थर की पपड़ी के, पत्थर के जो तोड़ करके जो उसका ऊपरी हिस्सा होता था तो उससे जो है औजार बनाए जाते थे। और क्या हो जाएगा, और इसमें फलक, बेधनी, छेदनी तथा खुरचनी पपड़ी जैसे बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, इस युग में क्या हो रहा है, इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजार का प्रयोग होता था, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना मेरे भैया। मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 काल हैं, कौन कौन से, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। अब इस पूरा पाषाण काल को भी क्या कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक निम्न पूरा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक मध्य पूरा पाषाण हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, उत्तर पूरा पाषाण हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेरे भैया इस मध्य पूरा पाषाण काल में छोटे औजारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। छोटे औजारों का प्रयोग आपको कहां पर, तो यहां पर आपको यहां पर इस मध्य पाषाण काल में देखने को मिलेगा। ये कौन सा है, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल है, ठीक है। क्या है, ये निम्न पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, और ये क्या है, उत्तर पूरा पाषाण काल है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे छोटे औजारों का प्रयोग, आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा।
मध्य पुरा पाषाण काल में उस उद्योगों को क्या कहते थे जिसमें पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए पत्थर पहले क्या होता था, पत्थर चौकोर है या फिर गोल मटोल पत्थर है, ठीक है, तब इनको क्या किया जाता था, इन पत्थरों को तोड़ मरोड़ के क्या किया जाता था, इनको तोड़ ओड़ करके क्या किया जाता था, तो इनको चुकीला पत्थर बनाया जाता था। इस तरीके से चुकीला पत्थर बनाया जाता था, नुकीला पत्थर बनाया जाता था, ठीक है, या फिर इस तरीके से क्या हो जाता था, इस तरीके से एकदम धारदार पत्थर बनाया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती थी। तो अगर हम लोग बात करेंगे छठवें प्रश्न का तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे बटिकास्म उद्योग कहते थे, ठीक है, क्या करते थे, बटिकास्म उद्योग कहते थे। चैप्टर 5 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, बटिकास्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक प्रारूप में मानव होमोसैपियंस का प्रादुर्भाव किस युग में हुआ, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो आधुनिक मानव हम किसको कहते हैं, आधुनिक मानव हम कहते हैं होमो सैपियंस को कहते हैं। तो इसका प्रादुर्भाव आपको किस युग में देखने को मिलता है, चैप्टर 5 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया। उत्तर पाषाणीय काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव जो है आपको उत्तर पुरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और होमोसैपियंस को क्या करते हैं, आधुनिक मानव भी कहते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मध्य पाषाण युग के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। यह पुरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। इस युग में लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुएं एकत्रित करके पेट भरते थे। इस युग में लोग पशुपालक बन गए थे। तो आठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो समय है ये संक्रमण काल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय मानव का विकास बड़ी तेजी से होता है और मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है क्या कर रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो संक्रमण काल कहलाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इस युग में लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाद्य वस्तुओं को एकत्रित करते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। पशुपालक बन गए थे, तो इसके प्रमाण आपको नहीं मिलते हैं। पशुपालक के प्रमाण आपको कहाँ पर, तो आपको नवपाषाण काल में मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर मिल रहे हैं, तो पशुपालन के अगर हम लोग बात करेंगे तो पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ पर, तो नवपाषाण काल में मिल जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर, तो नवपाषाण काल में आपको कृषि की शुरुआत देखने को मिलेगी। क्या होगा, कृषि की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पहिए का आविष्कार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पशुपालन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अस्थायी निवास के प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अस्थायी निवास के प्रमाण ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सही सुमेलित नहीं आपसे ये पूछ रहा है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न पूछा गया। एक तरफ आपको पूरा स्थल दिए गए, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मिर्जापुर अगर हम लोग बात करेंगे तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो क्या हो जाएगा, तो वीरभान अगर हम लोग बात करेंगे तो वीरभान पश्चिम बंगाल, ये भी ठीक है। तेन्नेवेली अगर हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु, ये भी ठीक है। डिडवाना अगर हम लोग बात करेंगे तो डिडवाना कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पर होगा, राजस्थान में होगा। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा डिडवाना झील। तो अगर आपसे डिडवाना झील पूछा जाए तो डिडवाना झील आप आंसर क्या करोगे, तो डिडवाना झील आप आंसर कर दोगे राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है। राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना झील, ढेबर झील, पुष्कर झील, ठीक है, सांभर झील, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है पहली धातु कौन सी थी, तो पहली धातु तांबा थी। और फिर क्या होगा, इसमें किसके मिश्रण से कांसा बना जाता था, बताइएगा। कांसे का अगर हम लोग बात करेंगे तो कांसे का निर्माण, ठीक है, किनको किनको मिलाकर किया जाता था। अच्छा, अगर आपसे कांसे का पहली बार प्रयोग पूछा जाए कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कांसे का पहली बार प्रयोग आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। कांसे का
पहली बार प्रयोग अगर आपसे पूछ ले तो पहली बार प्रयोग आपको कहाँ पर, तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, कांसे का पहली बार प्रयोग आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसे का पहली बार प्रयोग कहाँ पर आपको मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। इसीलिए कांसे को क्या करते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और कांसा किसको किसको मिलाकर बनाया जाता था, तो एक तो तांबा तो बताया ही गया है, तांबा तो होता ही था, साथ ही साथ क्या होता था, साथ ही साथ टिन होता था। तो तांबा और टिन को मिला करके क्या करते थे, तो कांसे का निर्माण करते थे। क्लास 6 चैप्टर 1 ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तांबा और टिन को। आगे बढ़िएगा, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की कलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइएगा, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव के द्वारा गुफाओं से बहुत सारी चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से प्रश्न पूछा गया है। इस काल में पर्चिंग पक्षी आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं। पर्चिंग अनाज पर जीने वाला प्रमुख पक्षी था। भीमबेटका चित्रकला की आदिम प्रस्तुतियों को उद्घाटित करता है। भीमबेटका वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा, 11वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे क्या सत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। भीमबेटका वर्तमान उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो भीमबेटका आपको कहाँ पर, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा, तो भीमबेटका की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मानव के द्वारा बहुत सारे गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य पाषाण कालीन के अगर हम लोग संदर्भ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहाँ से आपको पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो लंगनाद होगा, भीरभानपुर हो जाएगा, चौपानी मांडो हो जाएगा, या फिर आदमगढ़ हो जाएगा। क्लास 11 का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से ओल्ड एनसीईआरटी और यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताएंगे तो पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आदमगढ़ से मिलेंगे। और आदमगढ़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आदमगढ़ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से और बागोर से आपको पशुपालन के प्रमाण देखने को मिलेंगे। बागोर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो बागोर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये दो स्थल हैं, ये दो प्राचीनतम स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से, ठीक है, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ, नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं। नवपाषाण काल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लास 11 का प्रश्न है ओल्ड एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर का प्रयोग करते थे, लोग कांस्य की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अभी तुरंत जस्ट मैंने इस प्रश्न का आंसर किया था, तो देखिए कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो नवपाषाण काल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी का सत्य हो नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भैया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कांसे का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो कांसे का प्रयोग आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो कांसे का पहली बार प्रयोग आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और आपसे प्रश्न किसके संदर्भ में पूछा गया, नवपाषाण काल के संदर्भ में, तो ये वाला कथन तो अपने आप गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गुफा कराल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो गुफा कराल से अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो गुफा कराल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और गुफा कराल का अर्थ होता है शिकारी की गुफा। तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 5 से पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गुफा कराल जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग गुफा कराल स्थल की बात करेंगे तो जो ये गुफा कराल स्थल है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य तो मिलते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन गुफा कराल का अर्थ क्या होता है, गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, क्या होता है, गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, क्या होता है,
तो कुम्हार की गुफा होता है, ना कि शिकारी की गुफा। तो दूसरा कथन जो है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आपको सत्य कथन बताना है तो केवल एक सही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या केवल एक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुफा कराल का अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, आपको क्या किया गया है, तो एक तरफ आपको कुछ पुरा स्थलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित आपको राज्य दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कौन सा कूट सही होगा। कूट के आधार पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ आपको पूरा स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो गारो पहाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग गारो पहाड़ी की बात करते हैं तो गारो पहाड़ी आपको पता है मेघालय में है। गारो खासी आपको कहाँ पर, तो मेघालय में देखने को मिलेगा। हल्लूर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में। मेहरगढ़ आपको कहाँ पर, तो मेहरगढ़ आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। और चेचर क्या हो जाएगा, तो ये बिहार हो जाएगा। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार से किस नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के बड़ी संख्या में औजार मिले। अभी आज ही के सेशन में इस प्रश्न को हम लोगों ने किया था। आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर किया है। चैप्टर नंबर 5 से क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। देखो मेरे भैया, अगर आपको ठीक है भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, ढंग की नौकरी करना है, अच्छी तैयारी करना है, बढ़िया प्रिपरेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे, तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भैया। ठीक है, तो बिहार स्थित किस नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था चिरांद से। बिहार में नवपाषाण स्थल कौन सा है, तो चिरांद है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में हड्डी के औजार मिलेंगे। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 और यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बुर्ज-होम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बुर्ज-होम की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, बुर्ज-होम की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुर्ज-होम क्या है, तो ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्ज-होम क्या है, तो ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो मानव के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। एक काम तो ये होगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरा ये होगा कि यहाँ से आपको गर्त आवास मिलेंगे। ठीक है, गड्ढा बना करके निवास करने की परंपरा मिलेगी, गर्त आवास मिलेंगे, अंडरग्राउंड घर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के स्त्री पुरुष ने इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। कब्रों में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने की से उनकी इस अवस्था को बल मिलता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यह विवरण किस नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में किया गया है, बताइएगा। न्यू एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न, क्लास 6 का प्रश्न है और चैप्टर 1 से पूछा गया। तो बताइएगा किस स्थल के बारे में बात की जा रही है, मेहरगढ़, बुर्ज-होम, गुफा कराल या फिर कोट दीजी। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, चलो जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो किस नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपको पता है गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलेंगे। और क्या हो जाएगा, और मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलेगा। ये कहाँ पर, तो ये बोलन दर्रे के पास स्थित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दाउजली हेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो दाउजली हेडिंग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी में स्थित है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन मिले हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण मिले हैं, तो ये सभी सही हैं। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से क्लास 6 से चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया था, कौन दिया गया था, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैप्टर नंबर 2 से क्लास 6 से न्यू एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा, नवपाषाण काल में मानव में कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया। पहला पालतू पशु कुत्ता था, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मागधा और पैचमपल्ली से कृषि कार्य के साक्ष्य मिलते हैं और नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनते थे। तो 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो पालतू पशु है, तो पालतू पशु को क्या हो जाएगा, पालतू पशुओं को या पशुओं को पालने की जो परंपरा है वो आपको कहाँ पर, नवपाषाण काल में देखने को मिलेगी। और पहला पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। तो ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे महगढ़ा से बात करेंगे और पोचमपल्ली से अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि कार्य के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और नवपाषाण काल के लोग क्या करते थे, कपड़ा बुनाई का काम करते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नवपाषाण कालिक मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। खेती वाले मनुष्य अनिवार्य रूप से पशुपालन करते थे। कृषि के साथ पशुपालन को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। फसल काटने के तुरंत बाद जो है सारा अनाज खत्म कर दिया जाता था। तो 21वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो खेती वाले मनुष्य अनिवार्य रूप से पशुपालन करते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पशुपालन करते थे और खेती करते थे, दोनों करते थे। और क्या हो जाएगा, कृषि के साथ पशुपालन को क्या किया गया, तो मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या किया गया, तो मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। फसल काटने के बाद तुरंत सारा अनाज खत्म कर दिया जाता था, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो क्या होगा, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहला और दूसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्लास 9th से ओल्ड एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया प्रश्न है। मृत व्यक्तियों को हथियार, बर्तन और खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। मृत पूर्वजों के शव जमीन में दफनाने से उनकी आत्माएं फसलों के बढ़ने में मदद करती थी। नवपाषाण काल के लोगों का कुल चिन्हों में विश्वास था। तो 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 22वें प्रश्न का अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा फटाफट। तो मृत व्यक्तियों को हथियार, बर्तन तथा खाने पीने की चीज़ों के साथ दफना दिया जाता था। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मृत पूर्वजों के शव जमीन में दफनाने से उनकी आत्माएं फसलों के बढ़ने में मदद करती थी। ऐसा उम्मीद लगाया जाता था भाई कि क्या होगा, पुनर्जन्म होगा और जो हमारी आत्माएं हैं ये क्या करती थी, हम लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा कथन क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों का कुल चिन्हों में विश्वास होता था। भैया बिल्कुल अपने पूर्वजों में विश्वास होता था, कुल चिन्हों में विश्वास होता था। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 1 2 3 सभी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नवपाषाण काल से संबंधित है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो कौन सी घटना नवपाषाण काल से संबंधित है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया। तो मिट्टी के बर्तन बनाना, चिकने पत्थर के औजार बनाना, पहिए का आविष्कार करना, उपरोक्त सभी करना। तो क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अभी हम लोग ने बात की थी, मैंने बताया था कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी नवपाषाण काल में होगा। और चिकने औजार बनाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, किसके बारे में, ताम्रपाषाण युग के बारे में पूछ रहा है। क्लास क्या हो जाएगा, 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया प्रश्न है। ताम्रपाषाण युग की बात करेंगे तो इसको चालकोथिक युग कहते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, चालकोथिक युग कहते थे। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, तो इसमें पत्थर और तांबे का उपयोग होता था। तो ये बात तो बिल्कुल सही। ताम्र मतलब तांबा हो गया, पाषाण मतलब पत्थर हो गया। तो तांबे और पत्थर का उपयोग होता था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल किया गया। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति के बाद आती है। यहाँ के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्यों मेरे भैया, क्योंकि देखो मेरे भैया पहले क्या होगा, पहले लोग पाषाण का प्रयोग कर रहे थे, पहले तांबे और पाषाण का प्रयोग कर रहे थे। और फिर क्या होगा, तांबे में टिन मिला करके तब कांसे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो तांबा आएगा तभी तो कांसा आएगा, पहले कांसा आ गया तब तांबा कैसे आएगा।
ठीक है, क्योंकि कांसा तो तांबे से बन रहा है, तो पहले तांबा आएगा तब उसके बाद कांसा आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। आहार और गिलुंद ताम्र पाषाणी का स्थल है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव एक बृहत्तर ताम्र पाषाणिक स्थल है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग आहार की बात करेंगे और गिलूंद की बात करेंगे तो ये ताम्र पाषाणिक स्थल है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको राजस्थान से मिलेंगे। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको राजस्थान से मिलेंगे। ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाणकालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गाँव एक बहुत बड़ी जो है ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, स्थल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 आपके सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 आपके सभी सत्य हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत में ताम्र पाषाणकालीन अवस्था की बस्तियां कहां से प्राप्त हुई है। चलो जल्दी से बताइएगा, ताम्र पाषाणकालीन अवस्था की बस्तियां कहां से प्राप्त नहीं हुई है, नहीं मिलती हैं आपसे, नहीं कहा गया, नहीं को ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 से है और क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से बताइएगा। तो देखो, राजस्थान से भी हम लोगों ने पढ़ा था, राजस्थान में से भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आहार और गिलूंद जो है ये राजस्थान के स्थल हैं और यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो है। इसके अलावा अगर हम लोग मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनाम गाँव तो यहाँ पर है। क्या होगा, ऊपरी गंगा यमुना दुआबी, यहाँ पर नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th, एक आप तरफ आपको ताम्र पाषाणकालीन स्थल दिए गए, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इनाम गांव तो अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र पढ़ा था, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेनुवार अगर हम लोग बात करेंगे तो सेनुवार आपको क्या हो जाएगा, तो ये बिहार में मिलेगा, ये भी करेक्ट है। नरहन अगर हम लोग बात करेंगे तो नरहन क्या हो जाएगा, तो नरहन भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये भी सही है। पांडु राजा देवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पांडु राजा देवी जो है ये कहाँ पर, ये बताइएगा कहाँ पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये उड़ीसा में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में चैप्टर नंबर 6 क्लास नंबर 11th ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया। जोरवे एक नगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यह कोंकण के तट में फैली हुई थी। तीसरा क्या कह रहा है, इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो बताइएगा कौन से कथन सत्य हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या कह रहा है, तो इनाम गांव आपसे सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो इनाम गांव में अगर हम लोग बात करेंगे नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहला और दूसरा कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जोरवे जो है ये एक नगरीय नहीं बल्कि क्या थी, तो ये ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जोरवे की अगर हम लोग बात करेंगे तो जोरवे क्या है, तो यहाँ से आपको ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यह कोंकण के तट में फैली थी, ये भी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको, ठीक है, कहाँ पर, तो ये आपको विदर्भ के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, किसके पास, तो विदर्भ के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये कोंकण तट के पास नहीं फैली थी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, केवल 3 सही होगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। किस स्थल को ताम्बवती, तांबा वाली कहा गया है। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से तांबे की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तांबे की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है और तांबे की प्राप्ति के कारण इसको क्या कहा गया, ताम्बवती कहा गया। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा आहार संस्कृति। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो आहार संस्कृति। आहार संस्कृति आपको कहाँ पर, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, तो राजस्थान में देखने को मिलेगी। और राजस्थान को आप जानते हो कि राजस्थान में तांबे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, तांबे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान में। अगर हम लोग बात करेंगे खेतड़ी की जो खान है वो किसके लिए, तो तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आहार संस्कृति को ही क्या करते हैं, ताम्बवती भी कहते हैं, तांबा वाली भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है, राजस्थान में है। आगे बढ़िएगा, ताम्र पाषाण युग की जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है,
क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ताम्र पाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। स्त्रियां सीपियों और हड्डियों के आभूषण पहनती थीं। और क्या कह रहा है? और स्त्रियां बालों में सुंदर कंघियां लगाती थीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो अगर हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के लोग जो है आभूषण और सजावट के शौकीन थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। तांबे की जो है वो चूड़ियाँ उड़ियाँ पहना करते थे, गले में हंसुआ जो होता था तो वो तांबे का पहना करते थे, तो वो तो बिल्कुल सही है। स्त्रियाँ क्या करती थी? तो सीपियों और हड्डियों के आभूषण पहना करती थी, ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और बालों में सुंदर कंघियाँ करती थी, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन की शौकीन थी, तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ताम्र पाषाणी संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया। ताम्र पाषाण के लोग काल में कपास की खेती की जाती थी। इस काल के लोग काले व लाल मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। इस काल के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे और महाराष्ट्र में सेमल की रुइयों के धागे प्राप्त हुए हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इस काल के लोग काले और लाल मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, करते थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और गलत ही आपको बताना था, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस काल के लोग जो है वो क्या करते थे? बड़े पैमाने पर काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ेंगे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में किस पशु का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है? 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो ताम्र पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता? चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। तो गाय, सुअर, घोड़ा या फिर ऊंट, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से बताएंगे। तो घोड़े का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। घोड़ा जो है ये हमको कहाँ पर थी? घोड़ा हमको सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं मिलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? घोड़े की अगर हम लोग बात करेंगे तो घोड़ा तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं मिलता है। सिर्फ एकमात्र स्थल है जिसको हम लोग अपवाद मानते हैं। कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, कौन सा? सुरकोटडा। यहाँ से आपको घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग अपवाद स्थल के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी घोड़े के आपको साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताम्र पाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है आपको ताम्र पाषाण काल की कब्रों के संदर्भ में। महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर कब्रिस्तान में दफनाते थे। मृतकों के साथ तांबे की वस्तुओं को दफनाया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या होता था? महाराष्ट्र में मृतक को कलश में रखकर कब्रिस्तान में दफनाते थे, ये गलत हो जाएगा। क्यों मेरे भैया? क्योंकि महाराष्ट्र में क्या करते थे? तो महाराष्ट्र में जो मृतक होता था उसको क्या करते थे? उसको अपने घर में ही दफनाया जाता था, ठीक है। क्या करते थे? तो घर में ही क्या कर देते थे? फर्श में दफना देते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे? तो मृतक को अपने घर के फर्श के अंदर ही दफना देते थे। और किस दिशा में दफनाते थे? तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे। किसमें? तो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ करके जो है लाश को, ठीक है, घर के अंदर फर्श में ही दफना देते थे। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा कि कलश में रखकर कब्रिस्तान में दफनाते थे, ये गलत हो जाएगा। हाँ, मृतकों के साथ तांबे की वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न है। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये मातृदेवी की पूजा करते थे। यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिले हैं। शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था। मालवा में वृषभ मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो धार्मिक पंथ का जो प्रतीक है वो शेर नहीं था, बल्कि क्या हो जाएगा? वो कुंबड़ वाला सांड या फिर बैल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, शेर नहीं होगा। धार्मिक पंथ का प्रतीक जो है वो क्या था? तो वो शेर नहीं था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। ताम्र पाषाण अवस्था में अनाज भवन मृदभांड में क्षेत्रीय समानता थी। पूर्वी भारत चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नवदा टोली में सबसे अधिक अनाज के भंडार मिले हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है?
चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल अवस्था में, अगर हम लोग बात करते हैं तो अनाज भवन जो है और मृदभांड जो है, यहाँ पर आपको क्या होगा, क्षेत्रीय समानता थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा, आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको क्या हो जाएगा, तो कहीं पर आपको काले और लाल रंग के मृदभांड देखने को मिलेंगे, कहीं यहाँ पर को धूसर मृदभांड देखने को मिलेंगे। अनाज रखने का जो स्थान था तो वो भी अलग अलग था। ठीक है, भंडारण भी आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो ये सत्य नहीं है। ऑप्शन संख्या ए गलत हो जाएगा। चलिए सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। तो गणेश्वर है, चांदोली है, ताराडीह है, मालवा है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो ये तो बड़ा आसान सा है। आसान कैसे है कि देखो मालवा का जो है ये क्या होता है, मालवा आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मालवा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। चौथे का चौथा आपको कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन आप क्या कर लोगे, सही कर दोगे। ठीक है, ए ऑप्शन। गणेश्वर आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो गणेश्वर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गणेश्वर जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। चांदोली अगर हम लोग बात करेंगे तो चांदोली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चांदोली आपको, ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ताराडीह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है, बताइएगा। तो किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से एक पिंडिका मिली है जो क्या होगा, जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी। अलवर, मेहरगढ़, गणेश्वर, नवदा टोली। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर से। गणेश्वर आपको कहाँ पर, किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो राजस्थान में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी आपको कहाँ पर, राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान में कौन सा स्थल, तो कालीबंगा आपको मिलेगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आपको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, राजस्थान से प्राप्त होते हैं। और गणेश्वर भी कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ताम्रपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सत्य हैं। आपको ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता की तुलना करनी है और बताना कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान का कालीबंगा प्राक हड़प्पाई स्थल के साथ साथ ताम्रपाषाणिक स्थल भी था। तो ये तो अभी हम लोगों ने तुरंत हम लोगों ने बात की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं और ताम्रपाषाण काल के भी प्रमाण मिल रहे हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो बनावली एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण आपको मिलेंगे, तो ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो पहला और दूसरा आपका सही हो गया। कोट डीजी विशुद्ध रूप से हड़प्पाई स्थल है। तीसरा अगर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो तीसरा आपसे कह रहा है कि जो कोट डीजी है ये आपका कहाँ पर, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और जो है एक प्राक हड़प्पाई स्थल भी है। ठीक है, यह मतलब क्या है, तो ये एक ताम्रपाषाणी का स्थल भी है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा मेरे भैया। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कायथा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं। कायथा संस्कृति बताइएगा। कायथा संस्कृति चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। क्या हो जाएगा, तो यह लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में विकसित रही होगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यह हड़प्पा संस्कृति की समकालीन थी, तो बिल्कुल सही है भैया। आपको हड़प्पा सभ्यता भी लगभग इसी समय में मिलती है। इस पर हड़प्पाई प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है भैया। हड़प्पा की अगर समकालीन है तो प्रभाव तो देखने को मिलेगा। इसके मृदभांडों में प्राक हड़प्पाई लक्षण नहीं मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा मेरे भैया। अगर हड़प्पा के समकालीन है तो लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है, बताइएगा कौन सी संस्कृति है जो हड़प्पा संस्कृति से अलग मानी जाती है। क्या हो जाएगा, तो मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, गैरविक मृदभांड संस्कृति या फिर ताम्रपाषाणकालीन स्थिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 11 है, ओल्ड एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया। 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो मालवा संस्कृति है जो आपको कहाँ से, जो आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से मिलती है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से अलग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो ये मालवा संस्कृति है तो ये क्या हो जाएगा मेरे भैया, ये आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, मालवा जो है ये आपको मध्य प्रदेश से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है। और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हड़प्पा सभ्यता से, संस्कृति से अलग मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में ताम्रपाषाणिक अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर क्या किया है, गाँव बसाए हैं। तो 41वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में ताम्र पाषाणिक अवशेष मिले हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका, ठीक है, पहले कथन की अगर हम लोग बात करेंगे, सत्य कथन पूछ रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ताम्रपाषाणिक अवशेष मिले हैं, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर क्या किया है, गाँव को बसाया है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की एक विशेषता है। विशेषता पूछ रहा आपसे, ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब तांबे का और पाषाण मतलब पत्थर का। ठीक है, तो कांसे का प्रयोग तो आपको कहाँ पर न, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा, ताम्रपाषाण काल में तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो पहला गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया तो यहाँ पर पहला है तो ये कैसे सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पर पहला है तो ये भी नहीं सही होगा, यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर भी नहीं सही होगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होगा। और क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी अगर हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और आपका क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपका बच ही रहा है। ठीक है, कौन सा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, हालांकि अगर हम लोग बात करें, अगर ऑप्शन में आपको 2 3 4 दिया होगा तो ये भी सही होता। ठीक है, अगर आपको क्या किया होता, अगर आपको ऑप्शन में 2 3 4 दिया होता तो ये भी सही होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा 2 और 4, तो हम लोग 2 और 4 सही मानेंगे। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। ताम्रपाषाण स्थलों से ना हल मिला है और ना फावड़ा मिला है। इस काल के लोग झूम खेती करते थे। ताम्रपाषाण के लोग लोहे के प्रयोग से व्यापक खेती करते थे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हो गया, बताइएगा, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया। 43वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि लोहे की खेती का जो प्रमाण है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, लोहे का प्रमाण ना तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा, नवपाषाण काल में मिलेगा, न ताम्रपाषाण काल में मिलेगा। लोहे का प्रयोग आपको कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। तो ये गलत हो गया। ठीक है, आपसे गलत ही पूछ रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृति की आम दुर्बलता प्रकट होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। तो दूसरे बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 44वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो जोरवे संस्कृति, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बच्चों के समाधान, बच्चों की जो है लाश बहुत ज़्यादा मिलेगी, बच्चों के शव बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की कहीं ना कहीं दुर्बलता, कमजोरी को प्रकट करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था थी, लेकिन क्योंकि उस समय बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, ठीक है, बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाएँ नहीं थी, महामारियों से जानकारी नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, तो ऐसे में बच्चों के मरने की जो दर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सत्य हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। 40 से अधिक ताम्रपाषाणीन जो निधियां हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुई हैं। ताम्र निधियों में से अधिकांश गंगा यमुना दोआब में केंद्रित थी। 45वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि, ठीक है, चलो जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा कथन सत्य है, तो कथन आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका
ए जो है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 40 से अधिक ताम्र निधियाँ भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राप्त हुई है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, ताम्र निधियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अधिकांश गंगा और यमुना में केंद्रित थी। ठीक है, क्या कर रहा है, तो कह रहा है तो कि अधिकांश जो हैं वो क्या हैं, तो गंगा और यमुना क्षेत्र में केंद्रित थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, गंगा यमुना के अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी जगहों पर ताम्र निधियाँ, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 45वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा सत्य है, तो केवल एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। इसके अलावा याद रखेंगे ये क्लास डेली दोपहर में 2 बजे से चलेगी। ठीक है, तो डेली 2 बजे दोपहर में हम लोग लाइव मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।